क्या आपको भी भूगोल सेक्शन मुश्किल लगता है? तो आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रेमलता और आज हम मिलकर हल करेंगे यूपी पीसीएस 2024 के प्रश्न पत्र में आए भूगोल के सवाल को। दोस्तों, यूपी पीसीएस 2024 के प्रश्न पत्र में लगभग 30 प्रश्न ज्योग्राफी से आए थे। मैं जानती हूँ कि आप सभी मेहनत कर रहे हैं और मेरा मकसद है आपकी उस मेहनत को सही दिशा देना। इस वीडियो में न सिर्फ हम उत्तर जानेंगे बल्कि यह भी समझेंगे कि इन सवालों को परीक्षा में कैसे जल्दी और सही हल किया जाए। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। दोस्तों, हमारा आज का पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। जीवमंडल, रिजर्व और राज्य का नाम दिया है, आपको सही मिलान करना है। सिमलीपाल, नोकरेक, अगस्त्यमलाई, मानस, केरल, ओडिशा, असम, मेघालय। सिमलीपाल दोस्तों ओडिशा में है, ए का 2 हो जाएगा। नोकरेक मेघालय में है, नोकरेक आपका मेघालय में है। अगस्त्यमलाई केरला में है, जबकि मानस आपका असम में है। आइए सही उत्तर देखते हैं। ए का 2, बी का 4, सी का 1, अतः इसका सही उत्तर होगा डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है, सापेक्षिक आर्द्रता वायु के तापमान में वृद्धि के साथ घटती है। कारण आर है, वाष्पीकरण में वृद्धि के साथ निरपेक्ष आर्द्रता में वृद्धि होती है। नीचे दिए कूट में से सही उत्तर चुनिए। आपको सही उत्तर चुनना है। पहला अभिकथन देखते हैं। सापेक्ष आर्द्रता वायु में जल वाष्प की वास्तविक मात्रा का उस अधिकतम जल वाष्प की मात्रा से अनुपात है जो वायु किसी दिए गए तापमान पर धारण कर सकती है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वायु में नमी धारण करने की क्षमता बढ़ती है, लेकिन यदि वास्तविक नमी की मात्रा समान रहती है तो सापेक्ष आर्द्रता घट जाती है। अतः कथन 1 सत्य है। कथन दूसरा, कारण देखते हैं। निरपेक्ष आर्द्रता वायु की प्रति इकाई आयतन में जलवाष्प के कुल द्रव्यमान को संदर्भित करती है। जैसे जैसे वाष्पीकरण बढ़ता है अधिक जलवाष्प वायु में प्रवेश करती है, जिससे निरपेक्ष आर्द्रता में वृद्धि होती है। अतः ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, क्योंकि ये सापेक्ष आर्द्रता जो तापमान पर निर्भर करती है के बारे में बात करता है, जबकि आर निरपेक्ष आर्द्रता जो वाष्पीकरण पर निर्भर करती है की व्याख्या करता है। अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? आइए देखते हैं। इकोक्लाइन जैव विविधता, पाइक्नोक्लाइन सागरीय जल घनत्व, थर्मोक्लाइन वायु का तापमान, हेलोक्लाइन सागरीय जल। दोस्तों, चूंकि यह प्रश्न हमारे पर्यावरण से संबंधित है, फिर भी मैं आपको इसका उत्तर यहाँ बता देती हूँ। पहले हम बात करते हैं इकोक्लाइन की। एक इकोक्लाइन 2 पारिस्थितिक तंत्रों या पारिस्थितिकी समुदायों के बीच एक क्रमिक संक्रमण है। यह सीधे जैव विविधता को संदर्भित नहीं करती है, अतः कथन 1 गलत है। दूसरा है पाइक्नोक्लाइन। पाइक्नोक्लाइन समुद्र में एक परत है जहाँ पानी का घनत्व गहराई के साथ तेजी से बदलता है। यह तापमान थर्मोक्लाइन और लवणता हेलोक्लाइन दोनों परिवर्तनों से प्रभावित होता है, अतः विकल्प 1 सत्य है। विकल्प बी सत्य है। थर्मोक्लाइन वायु का तापमान। थर्मोक्लाइन पानी के एक पिंड में एक परत है जहां तापमान गहराई के साथ तेजी से बदलता है। यह गर्म सतही पानी को ठंडे गहरे पानी से अलग करता है, अतः कथन सी गलत है। हेलोक्लाइन समुद्र में एक परत है जहां लवणता गहराई के साथ तेजी से बदलती है। यह तापमान को संदर्भित नहीं करता है, अतः यह भी गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पौधारोपणशाला, क्रायोफाइटा स्टेपी, विश्व के पुष्पीय क्षेत्र, पुष्पदा घास मैदान। ऑप्शन सूची 2 में दिया है हंगरी, एडोल्फ एंगलर, सीओ सावर, आर्कटिक टुंड्रा। पौधारोपणशाला सीओ सावर में है। ए का 3 हो गया। ए का 3 ऑप्शन बी और सी में है, तो ए और डी अपने आप हट गया। क्रायोफाइटा स्टेपी आर्कटिक टुंड्रा में पाया जाता है। बी का 4 होगा। बी का 4 दोस्तों दोनों में है, बी और सी दोनों में। सी देखते हैं। विश्व के पुष्पीय क्षेत्र जो कि एडोल्फ एंगलर में है, तो सी का 2 हो गया। सी का 2 हो जाएगा। सी का 2 और डी का 1 होगा हंगरी, अतः इसका सही उत्तर होगा बी। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अलुपुरम अलवाय केरल, बेलगावी कर्नाटक, मुरी छत्तीसगढ़, हीराकुंड ओडिशा। जो सही सुमेलित नहीं है उसका उत्तर आपको बताना है। आइए अलुपुरम अलवाय के बारे में जानते हैं। अलवे केरल में स्थित अलुपुरम संयंत्र एल्यूमिनियम उत्पादन के लिए से जुड़ा है। यह भारत के सबसे पुराने एल्यूमिनियम संयंत्रों में से एक है, अतः यह सही है। बेलगावी कर्नाटक जो है यह सही ढंग से मेल खाता है। कर्नाटक में बेलगावी हिंडाल्को इंडस्ट्रीज द्वारा संचालित एल्यूमिनियम संयंत्र का घर है, यह भी सही है। मुरी छत्तीसगढ़ यह गलत तरीके से है। मुरी छत्तीसगढ़ में ना होकर झारखंड में स्थित है, छत्तीसगढ़ में नहीं है। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज द्वारा संचालित एल्यूमिना रिफाइनरी के लिए जाना जाता है, ये गलत है। हीराकुंड ओडिशा में है। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज द्वारा संचालित एल्यूमिनियम स्मेल्टर और बिजली संयंत्र के लिए जाना जाता है, अतः जो सुमेलित नहीं है वो है मुरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी।
आइए 31वें प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राजाजी उत्तराखंड, पिन वैली जम्मू कश्मीर, बांदीपुर कर्नाटक, सिमलीपाल उड़ीसा। इसमें से आपको जो सुमेलित नहीं है उसका उत्तर ढूंढना है। राजाजी उत्तराखंड में है, ये सही है। बांदीपुर कर्नाटका में है, ये भी सही है। सिमलीपाल उड़ीसा में है, ये भी सही है। पिन वैली जम्मू कश्मीर में ना होकर हिमाचल प्रदेश में आता है, अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न को देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए देखते हैं। हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है। कारण आर है भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनना है। हिमालय प्लेट अभी भी ऊंचा हो रहा है, यह सत्य है क्योंकि ये एक नवीन वलित पर्वत है, इसको युवा पर्वत भी कहते हैं। भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, ये भी सत्य है, अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कोयला भंडार का जगह नाम दिया हुआ है और राज्य दिया हुआ है, आपको सही मिलान करना है। हुतर, इब नदी, तातापानी, रामकोला, उमरिया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। हुतर जो है वो है झारखंड में। ए का 4 आपको सी और डी में मिलता है। ए और बी अपने आप अलग हो जाते हैं। इब नदी छत्तीसगढ़ में है, इब नदी छत्तीसगढ़ में। बी का 2, अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। तातापानी आपका उड़ीसा में और उमरिया हो जाएगा मध्य प्रदेश में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। नहरें दी हुई हैं और नदियां। ऊपरी बारी दोआब नहर, सरहिंद नहर, गुड़गांव नहर, इंदिरा गांधी नहर, सतलुज, यमुना, सतलुज, रावी, ब्यास, रावी। आइए देखते हैं कौन सी नहर कौन सी नदी के ऊपर स्थित है। ऊपरी बारी दोआब नहर ये सतलज, रावी, ब्यास नदी के ऊपर स्थित है, अतः ए का 3 होगा। ये ऑप्शन हम देखते हैं बी और डी में, तो ए और सी अपने आप गलत हो जाएगा। सरहिंद नहर सतलज नदी पे है, बी का 1 होगा, बी का 1, अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। सी का 2 गुड़गांव नहर यमुना नदी पे है और इंदिरा नहर रावी नहर पे है, रावी नदी पर है, अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों फसल और उसकी विशेषता दी हुई है में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक वर्ष में चावल की 3 फसलें पैदा करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। चावल उत्पादन में बिहार का योगदान कितना है? 15.7। चावल उत्पादन के अधीन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। चावल उत्पादन की पश्चिमी सीमा निर्धारित करने वाली समय वर्षा रेखा है 100 सेमी। इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। एक वर्ष में चावल की 3 फसलें पैदा करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है, ये कथन सत्य है। अमन, बोरो और आउस मौसम के दौरान साल में 3 बार धान की खेती की जाती है, अतः वह राज्य जहां साल में 3 बार धान उगाया जाता है वह है पश्चिम बंगाल। चावल उत्पादन में बिहार का योगदान 15% ना होकर 5% है। चावल उत्पादन के अधीन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जबकि चावल उत्पादन की पश्चिमी सीमा निर्धारित करने वाली समय वर्षा रेखा 100 सेमी है, अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। कपास फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कपास मुख्यतः खरीफ फसल है। कपास के उत्पादन के लिए वार्षिक 50 से 75 सेमी मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है। इसका सही उत्तर देखेंगे हम। पहला है कपास मुख्यतः खरीफ फसल है, यह कथन सत्य है। कपास भारत में मुख्य रूप से खरीफ की फसल के रूप में उगाया जाता है। इसे मानसून की शुरुआत में बोया जाता है और सर्दियों में काटा जाता है। कथन दूसरा देखेंगे। कपास के उत्पादन के लिए वार्षिक 50 से 75 सेमी की मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है और 50 से 75 सेमी आदर्श सीमा के भीतर है, इसलिए दोनों कथन सही है और सही उत्तर है 1 और 2, अतः इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है लाल मृदा भारत के दूसरे सबसे बड़े मृदा समूह को दर्शाती है। कारण आर है लाल मृदा काली मृदा को दक्षिण पूर्व और उत्तर दिशाओं से घिरे हुई है। इसका सही उत्तर बताना है। यह सही स्टेटमेंट है। लाल मृदा भारत के दूसरे सबसे बड़े मृदा समूह को दर्शाती है, लेकिन लाल मृदा काली मृदा को दक्षिण पूर्व और उत्तर दिशाओं से घेरी हुई है। यह लाल मृदा के दूसरे बड़े समूह होने को पूर्ण रूप से डिफाइन नहीं करती, अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। प्रसिद्ध स्थानीय तूफान स्थान क्षेत्र आम्रवर्षा, फूलों वाली बौछार, काल बैसाखी, लू। पंजाब से बिहार तक, केरल, तटीय कर्नाटक क्षेत्र, पश्चिम बंगाल। आम्रवर्षा कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में होती है, ए का होगा 3 और ये हमें देखने को मिलता है ए और सी में, तो बी और डी अपने आप अलग हो गए। फूलों वाली बौछार ये हमें मिलती है केरल में, बी का 2 हो जाएगा, बी का 2 है यानी कि इसका सही उत्तर है ए। सी का 1 काल वैसाखी पंजाब से बिहार तक और लू मिलती है आपको पश्चिम बंगाल में। लू हमें मिलेगी पंजाब से बिहार तक, काल वैसाखी मिलेगी पश्चिम बंगाल में, आम्रवर्षा तटीय कर्नाटका क्षेत्र में और फूलों वाली बौछार केरल में। इसका सही उत्तर होगा आम्रवर्षा 3 हो गया, 3, फूलों वाली बौछार 2, काल वैसाखी 4 और लू हो जाएगा पंजाब से बिहार। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। सही उत्तर इसका हो जाएगा सी।
दोस्तों इनके बारे में हम कुछ फैक्ट्स देखते हैं। कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में ये पूर्व मानसून वर्षाएं हैं जो आमों के कर्नाटक और केरल में पकने में मदद करती हैं। पुष्प वर्षा के बारे में हम देखेंगे कि ये वर्षाएं केरल में अप्रैल मई के दौरान होती हैं जो कॉफ़ी के पौधों के फूल आने में मदद करती हैं। नॉर्वेस्टर्स पश्चिम बंगाल में होती हैं जो कि काल वैसाखी के रूप में भी जानी जाती हैं। इन्हें नॉर्वेस्टर्स भी कहते हैं। ये हिंसक आंधियां जो पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम और बांग्लादेश में होती हैं। लू एक गर्म शुष्क हवा है जो उत्तर भारत में विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में गर्मियों के दौरान चलती हैं। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। राजधानी दिया हुआ है और देश दिया हुआ है। नायपीडा म्यांमार, खार्तूम इथियोपिया, डबलिन आयरलैंड, ओटावा कनाडा। इसमें सही सुमेलित जो नहीं है उसको आपको बताना है। इथियोपिया का जो इसकी राजधानी है वो है अदिस अबाबा, जबकि खार्तूम जो है वो सूडान की राजधानी है। अगला प्रश्न है, ऊपरी गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। इस क्षेत्र में सिंचाई गहनता 130% से अधिक तथा कृषि गहनता 140% है। इसका दोनों कथन सत्य है, अतः इसका सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। दर्रा का नाम दिया है और समुद्र तल से उसकी ऊंचाई। देबसा दर्रा, रोहतांग, बारालाचा, बनिहाल 5360 मीटर, 4850 मीटर, 3978 मीटर, 2832 मीटर। देबासा जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 5360 है, अतः इसका ए होगा। रोहतांग दर्रा 4850 मीटर ऊंचा है। बारालाचा दर्रा 3978 मीटर है, जबकि बनिहाल दर्रे की ऊंचाई 2832 मीटर है, अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। जूट भारत का विशुद्ध पौधा है। कारण आर है, जूट खरीफ की फसल है जिसे फरवरी से जून में बोया जाता है तथा जुलाई से अक्टूबर के मध्य काटा जाता है। नीचे दिए कूट में से सही उत्तर चुनिए। पहले अभिकथन को देखते हैं। जूट भारत का एक स्वदेशी पौधा है, यह सच है। भारत में जूट की खेती सदियों से की जाती रही है और यह इस क्षेत्र का मूल निवासी है। खासकर देश के पूर्वी भागों में यह खूब फल फूल रहा है। कारण देखेंगे, जूट एक खरीफ फसल है जिसे फरवरी से जून तक बोया जाता है और जुलाई से अक्टूबर तक काटा जाता है, यह भी सत्य है। जूट एक बरसाती फसल है जिसे वर्षा और भूमि के प्रकार के अनुसार मार्च से मई तक बोया जाता है। इसकी कटाई जून से सितंबर तक की जाती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि बुआई जल्दी हुई है या देर से, अतः सही उत्तर होगा ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। निम्नलिखित युग्मों दक्कन ट्रैप विशेषता में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मध्य ट्रैप की मोटाई 1200 मीटर, ट्रैपों के मध्यवर्ती तल सागरी पादपों और जंतुओं के अवशेष निवास। निम्न ट्रैप की मोटाई लगभग 150 मीटर, ऊपरी ट्रैप की मोटाई लगभग 450 मीटर। निम्न ट्रैप की मोटाई 150 मीटर, इसका उत्तर देखेंगे ए। मध्य ट्रैप की मोटाई 1200 मीटर होती है, यह सही है। ट्रैपों के मध्यवर्ती तल, यह गलत उत्तर होगा। निम्न ट्रैप की मोटाई लगभग 150 मीटर होती है, ऊपरी ट्रैप की मोटाई 450 मीटर होती है। ट्रैपों के मध्यवर्ती तल, ये ऑप्शन क्यों गलत है ये देखते हैं। अंतर ट्रैपी चट्टानों में ताजे पानी और स्थलीय जीवों के जीवाश्म पाए जाते हैं, न कि सागरीय जीवों के, अतः इसका सही उत्तर होगा बी। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खोजी गई जेट धाराएं ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली पूर्वी तेज प्रवाही हवाएं हैं। कारण आर है, जेट धाराओं की प्रवाह गति 300 से 500 किलोमीटर प्रति घंटा है। नीचे दिए कूट में से सही उत्तर चुनिए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खोजी गई जेट धाराएं ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली पूर्वी तेज प्रवाही हवाएं थीं, यह गलत है। जेट धाराएं उच्च ऊंचाई वाली पश्चिमी हवाएं हैं, ये पूर्वी हवाएं ना होकर पश्चिमी हवाएं हैं। पूर्वी नहीं। वे वास्तव में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खोजी गई थी, जब पायलटों ने अपने विमान की गति को प्रभावित करने वाली तेज उच्च ऊंचाई वाली हवाओं को देखा। कारण आर देखते हैं। जेट धाराओं की प्रवाह गति 300 से 500 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। हालांकि उनकी गति स्थान और मौसम के आधार पर घटती बढ़ती रहती है, अतः अभिकथन ए गलत है किंतु आर सत्य है। अगले प्रश्न को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करनी है। देश और पर्वत दोनों के नाम दिए हुए हैं। पिरेनीस जो है वो होता है स्पेन और फ्रांस में। ए का हो जाएगा 3। ए का 3 ए और बी में है, सी और डी को हटा देते हैं। आल्प्स पर्वत जो है वो है स्विट्जरलैंड में। बी का एक दोनों में है। बाल्कन जो पर्वत है वो है बुल्गारिया में। सी का 4, अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, रामगंगा परियोजना की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। रामगंगा परियोजना के बारे में बताना है। बांध की लंबाई, जल विद्युत शक्ति उत्पादन क्षमता, स्थिति, सिंचित क्षेत्र। रामगंगा परियोजना की जल विद्युत उत्पादन क्षमता 158 मेगावाट है। यह उत्तराखंड के गढ़वाल में है।
उत्तराखंड के गढ़वाल में यह स्थित है, यह सत्य है। इसकी उत्पादन क्षमता भी 158 है, 158 मेगावाट है। बांध की लंबाई 825 मीटर ना होकर 630 मीटर है, 630 मीटर है। अतः यह कथन गलत है। इसका सिंचित क्षेत्र 6 लाख हेक्टेयर है। रामगंगा परियोजना लगभग 6 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि भूमि को सिंचाई प्रदान करती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व के कुछ देशों के कृषि क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूएसए, चीन और जापान की तुलना में भारत का कृषि भौगोलिक क्षेत्र अधिकतम है। उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेश में स्थित होने के कारण भारत में वर्ष भर विविधीकृत फसलोत्पादन होता है। इसका सही उत्तर देखेंगे। यूएसए, चीन और जापान की तुलना में भारत का कृषि भौगोलिक क्षेत्र अधिकतम है, यह सत्य है। 2022 तक भारत के लगभग 51.9% भूमि को कृषि योग्य के रूप में नामित किया गया है, जो चीन के 11.2% और जापान के 11.2% से अधिक है। कुल कृषि भूमि के क्षेत्र के संदर्भ में भारत लगभग 170 मिलियन हेक्टेयर के साथ अग्रणी है। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका 160 मिलियन हेक्टेयर और चीन लगभग 140 मिलियन हेक्टेयर के साथ है। दूसरा देखते हैं। उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेश में स्थित होने के कारण भारत में वर्ष भर विविधीकृत फसलोत्पादन होता है, यह भी सत्य है। भारत की उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु अलग अलग नाम और शुष्क मौसम प्रदान करती है, जिससे पूरे वर्ष विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती संभव होती है। मानसूनी वर्षा जल संसाधनों की पुनः पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है, जो सालाना कई फसल मौसमों का समर्थन करती है। अतः इसका सही उत्तर होगा ए। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। स्थान और नदियों का संगम। देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी के संगम पे बनता है। ए का 2 हो जाएगा, ए का 2। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी के अलकनंदा, बी का 4 हो जाएगा, बी का 4। अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। सी का 1 कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडर पे, और टिहरी जो है भागीरथी और भीलगंगा पे। अगले प्रश्न को देखते हैं। पश्चिमी यूरोप की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी यूरोप में सभी महीनों में वर्षा होती है। पश्चिमी यूरोप पछुआ पवनों की पेटी के अंतर्गत स्थित है। पहला कथन सत्य है और दूसरा भी। पहले कथन को देखते हैं। उत्तर अटलांटिक बहाव, गर्म समुद्री धारा और पछुआ हवाओं के प्रभाव के कारण पश्चिमी यूरोप में वर्ष भर वर्षा होती है। जलवायु को समुद्री या महासागरीय जलवायु कोपेन वर्गीकरण में CFB के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो हल्की गर्मियों, ठंडी सर्दियों और समान रूप से वितरित वर्षा की विशेषता है। यूके, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड और जर्मनी जैसे देशों में सभी महीनों में वर्षा होती है। कथन दूसरा भी सत्य है। पछुआ पवनें प्रमुख पवनें हैं, जो दोनों गोलार्धों में 30 और 60 अंश के 30 डिग्री और 60 डिग्री अक्षांश के बीच पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। पश्चिमी यूरोप पछुआ पवनों के मार्ग में स्थित है, जो अटलांटिक महासागर से नमी से भरपूर हवा लाती है, जिससे बार बार वर्षा होती है। अतः इसका सही उत्तर होगा ए। निम्नलिखित पर्वतों पर विचार कीजिए तथा इन्हें इनके स्थान के अनुसार पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। पश्चिम से पूर्व का इनका सही क्रम हो जाएगा। पहले हम देखेंगे पोंटिक पर्वत उत्तरी तुर्क में काला सागर के किनारे स्थित है। यह उत्तरी तुर्की में काला सागर के किनारे स्थित है। जाग्रोस पर्वत ईरान और इराक में स्थित है। ये ईरान और इराक में स्थित है। हिंदू कुश अफगानिस्तान और पाकिस्तान में फैला हुआ है, जबकि काराकोरम हिंदू कोश के पूर्व में स्थित है, जो पाकिस्तान, भारत और चीन में फैली हुई है। अतः इसका सही क्रम होगा पोंटिक 2 हो जाएगा, उसके बाद जाग्रोस, 2 के बाद 4 आ जाएगा। इसका सही उत्तर होगा ए। 2 4 3 1 पोंटिक, जाग्रोस, हिंदू कुश और लास्ट में हो जाएगा काराकोरम। 77 देखते हैं। प्रश्न नंबर 77 को। निम्नलिखित युग्मों नदी और उसकी प्रवाह दिशा में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आमूर नदी उत्तर पूर्व, सिर दरिया उत्तर पश्चिम, अंगारा नदी उत्तर, मेकांग नदी दक्षिण पश्चिम। सिर दरिया नदी के बारे में पहले हम देखते हैं दोस्तों। सिर दरिया नदी तियान शान पर्वत से उत्तर पश्चिम की ओर बहती है और अंततः कजाकिस्तान और अरल सागर में मिल जाती है, यह सत्य है। अंगारा नदी, ये भी सही है। अंगारा नदी रूस में बैकाल झील से निकलती है और उत्तर की ओर बहती है, अंततः एनिसी नदी में मिल जाती है, ये भी सत्य है। अमूर नदी उत्तर पूर्व में, अमूर नदी रूस और चीन के बीच की सीमा बनाती है, जो आमतौर पर उत्तर पूर्व दिशा में बहती है और अंत में ओखोटस्क सागर में मिल जाती है। मेकांग नदी के बारे में देखेंगे, यह गलत है। मेकांग नदी दक्षिण पश्चिम नहीं बल्कि दक्षिण और पूर्व की ओर बहती है। तिब्बती पठार से चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से होकर दक्षिण चीन सागर में मिल जाती है। अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 77 को देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों देश और तेल क्षेत्र दिया है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ईरान, हफ्तकेल, कुवैत, कासगन, सऊदी अरब, धाहरन, इराक, जुबैर। कुवैत जो है कासगन, यह गलत है। कासगन तेल क्षेत्र कुवैत में नहीं है, यह कजाकिस्तान में है। कजाकिस्तान में कैस्पियन सागर में स्थित है। कुवैत के प्रमुख तेल क्षेत्रों में बुर्गा, रोधताइन और सर्बिया शामिल है। सऊदी अरब में धाहरन है। धरान सऊदी अरब में एक प्रमुख तेल केंद्र है, जहां सऊदी अरामको का मुख्यालय स्थित है। पास में विश्व का सबसे बड़ा पारंपरिक तेल क्षेत्र गावर तेल क्षेत्र भी सऊदी अरब में है। ईरान, हफ्तकेल, ये भी सत्य है।
ये भी सत्य है। हाफ्टकेल ईरान के सबसे पुराने तेल क्षेत्रों से एक है जिसकी खोज 1927 में हुई थी। अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ शीत ऋतु में वर्षा होती है। शीतकालीन अयनांत के कारण वायुदाब पेटियां दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं। दोनों कथनों में से बताना है कौन सा सत्य है। भूमध्य सागरीय जलवायु गर्म, शुष्क, ग्रीष्म और हल्के आर्द्र शीतकाल की विशेषता है। यह शीतकाल के दौरान पछुआ हवाओं और चक्रवाती वर्षा के प्रभाव के कारण है। इस जलवायु वाले क्षेत्रों के उदाहरणों में दक्षिणी यूरोप, कैलिफोर्निया USA, मध्य चिली, दक्षिण अफ्रीका का केप क्षेत्र और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया शामिल है। अतः पहला कथन सत्य है। दूसरा देखते हैं। शीतकालीन संक्रांति के कारण वायुदाब पेटियां दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं। यह भी सत्य है। पृथ्वी के अक्षीय झुकाव के कारण उत्तरी गोलार्ध के शीतकाल, जो कि दिसंबर जनवरी के दौरान होता है, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ और उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटियां दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं। परिणाम स्वरूप पछुआ हवाएं मध्य सागरीय क्षेत्रों में हावी होती हैं, जिससे नमी से लदी हवाएं आती हैं, जिससे शीतकालीन वर्षा होती है। अतः इसका बी उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। माल्थस ने तर्क दिया कि जनसंख्या डैश डैश प्रगति में बढ़ती है, जबकि कृषि उत्पादन, खाद्य आपूर्ति डैश प्रगति में बढ़ती है। निम्नलिखित विकल्पों में से रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सही उत्तर चुनिए। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, जो थॉमस रॉबर्ट माल्थस द्वारा अपनी पुस्तक जनसंख्या के सिद्धांत पर एक निबंध में प्रस्तावित किया गया था, उसमें कहता है जनसंख्या ज्यामितीय प्रगति अर्थात 1, 2, 4, 8, 16, 32 आदि में बढ़ती है, जबकि खाद्य आपूर्ति, जो कि कृषि उत्पादन से संबंधित है, वह अंकगणितीय प्रगति अर्थात रैखिक रूप से 1, 2, 3, 4, 5 आदि में बढ़ती है। सिद्धांत का निहितार्थ क्या था? चूंकि जनसंख्या वृद्धि खाद्य आपूर्ति वृद्धि से तेज है, इसलिए एक संकट, अकाल, गरीबी या युद्ध तब होगा जब बढ़ती जनसंख्या का समर्थन करने के लिए खाद्य उत्पादन विफल हो जाता है। माल्थस ने जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए निवारक जांच, नैतिक संयम, विलंबित विवाह और सकारात्मक जांच जैसे अकाल, रोग, विद्ध का सुझाव दिया। इस प्रकार सही विकल्प हो जाएगा डी, ज्यामितीय और अंकगणितीय। UPPC 2024 में भूगोल का अंतिम प्रश्न था, सक्सगाम घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह घाटी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का हिस्सा है। भारत ने इस घाटी में चीन द्वारा किए जा रहे बुनियादी ढांचे के विकास पर विरोध दर्ज कराया है। यह दोनों ही उत्तर सत्य है, अतः इसका सही उत्तर होगा बी। तो दोस्तों, यही थे UPPCS 2024 के भूगोल खंड के प्रमुख प्रश्न और उनके उत्तर। मुझे उम्मीद है कि आपने न सिर्फ सवालों को हल करना सीखा, बल्कि उनके पीछे की समझ भी पाई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, ताकि आगे आने वाले विषयों पर चर्चा आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपनी तैयारी को लेकर अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।